और चलिए बेटा, सभी को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ठीक है। हाँ, तो चलिए, तो आज की बातें होंगी। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने एनसीईआरटी स्टार्ट कर दिया था और मोस्टली क्वेश्चंस हो गए थे। तो आज की क्लास में उतनी बातें होंगी जितने क्वेश्चन रिमेनिंग बचे हुए हैं आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में। मेरे हिसाब से 4 से 6 क्वेश्चन ही बचे होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके थे। ठीक है, तो चलिए बस थोड़ा सा मैं क्वेश्चन लगाते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन की कहानी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को एकदम अच्छे से चैप्टर तैयार हो रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज। कुछ क्वेश्चंस बाकी थे, बाकी क्वेश्चंस हो गए थे। आज उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में से उतनी बातें होंगी, फिर अगली क्लास से हम लोग नया चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, तो कुछ बातें हो गई थी, कुछ बातें बची हुई थी। ठीक है, जैसे ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। 4.1914 भी हो गया था, 1516 है ना। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन देखा था ना, क्रिकेट की एक गेंद को कितनी अधिकतम 36 दूरी तक फेंक सकता है वह खिलाड़ी उसी गेंद को। हाँ, लास्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन देखा था। थोड़ा सा रिकॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है ना। तो हम लोगों ने देखा था यार, आर मैक्सिमम की कंडीशन है ना। आर मैक्सिमम की कंडीशन हमने देखा था यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, तो आर मैक्सिमम आपको 100 दिया हुआ था, यू स्क्वायर बाई जी दिया हुआ था, कोई दिक्कत बात नहीं। अब बोल रहा है कि अगर मैं एच मैक्सिमम की बात करूं तो मैंने आपको क्वेश्चन में ही सिखाया था, जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था, यू स्क्वायर बाई टू जी होता है। तो ये 1/2 हो गया और ये यू स्क्वायर बाई जी हो गया। इसकी वैल्यू रख दिया 100, तो कितना आ जाएगा 50 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 50 मीटर ऊपर वो फेंक सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। हम लोग आगे वाली बात करेंगे, और ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने शायद कर लिया था। 4.18 भी हो गया था ना। हाँ, 1617 और 18 भी हो गया था, 36 बिट वाला है ना। तो 19 से स्टार्ट करना है ना। मैंने क्या बोला कि 4 5 या 6 7 क्वेश्चन ऐसे ही बचे थे आपके एक्सरसाइज में, बस उन्हीं को हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4.19 देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, और फिर देखते हैं कैसे उसको आंसर किया जाएगा। तो देखिएगा, बोल रहा है 4.19 की नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और कारण देकर बताइए कि यह सत्य है या असत्य है। मतलब आपको कारण भी बताना है और ये भी बताना है कि विच आर ट्रू और फॉल्स, मतलब कौन से सही है और कौन से गलत है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन उसमें का क्या बोल रहा है कि वृत्तीय गति में किसी कण का नेट त्वरण हमेशा वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर होता है। ठीक है, वृत्तीय गति में किसी कण का नेट त्वरण है ना हमेशा वृत्त की त्रिज्या के ओर होता है ना। जल्दी से बताइए, है ना। तो वृत्तीय गति में किसी कण का नेट त्वरण हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर होता है। तो यार बेटा, अगर मैं बात करूं इसकी, तो अगर कोई पथ वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, ध्यान से समझना, वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, ठीक है, तो उसके केंद्र की तरफ है ना त्वरण की दिशा होगी। इतनी बात मैंने आपको बताया था, जिसको मैं त्रिज्य त्वरण भी कहा था और अभिकेंद्र त्वरण भी नाम दिया था। लेकिन जब वृत्तीय गति मैंने आपको दो टाइप से पढ़ाई थी यार, है ना। जब मैंने वृत्तीय गति आपको दो टाइप से पढ़ाया था, एक था बेटा यूनिफॉर्म, है ना, एक था बेटा एक समान और दूसरा था बेटा असमान, है ना। मैंने आपको दो टाइप से डिस्कस कराया था। लेकिन जब असमान वृत्तीय गति में कोई भी कण गति करता है तो उसका जो नेट त्वरण होगा, क्या होगा बेटा, उसका जो नेट त्वरण होगा वो वृत्त के केंद्र के अनुदिश नहीं होता। लेकिन जो अभिकेंद्र त्वरण होगा, है ना, जब अभिकेंद्र त्वरण होगा वो हमेशा क्या होगा, केंद्र की तरफ होगा। तो यहाँ पे ये बात मेरे हिसाब से तो फॉल्स लग रही है, मेरे क्या आपके हिसाब से भी फॉल्स लग रही होगी स्टेटमेंट पढ़ने में, कि बोल रहा था क्वेश्चन में वृत्तीय गति में किसी कण का नेट त्वरण हमेशा नहीं होता, क्योंकि जब मैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूंगा तो ये बातें मेरे को एकदम सरासर गलत पता चल रही है। बोलो, इतनी बात क्लियर हुई। चलो पार्ट बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, किसी बिंदु पर किसी कण का वेग सदैव उस बिंदु पर कण के पथ के स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। याद आ गया होगा आपको कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है,
ABC है, आप यहाँ पे वेग निकालना था, मैंने बोला टेंजेंट ड्रॉ करते चले जाओ। मैंने तो यही आपको सिखाया कि स्पर्श रेखा खींचते हुए चले जाओ, तो यही क्या कहलाएगा, वेग की दिशा कहलाएगी। और क्वेश्चन में यही बोला है, तो ये बात भाई सरासर सत्य लिखी हुई है, ट्रू लिखी हुई है कि किसी कण का वेग हमेशा स्पर्श रेखी ही होगा, चाहे वो वृत्त, चाहे वो सर्कुलर मोशन में गति करे या ना करे। ये भी स्टेटमेंट मैं मान सकता हूं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। आप देख रहे होंगे बेटा जितनी बातें क्लास में डिस्कस हुई है सारी से क्वेश्चन फंस है, मतलब जो अपना आपके और हमारे पढ़ने और पढ़ाने का तरीका एकदम बिंदास लग रहा है, क्योंकि जितनी बातें क्लास में डिस्कस हो रही है यार, किसी भी बुक का क्वेश्चन उठा लो उतने क्वेश्चन हमसे बन पा रहे हैं या आप कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, किसी कण का एक समान वृत्तीय गति में एक चक्र लिया गया औसत त्वरण एक शून्य सदिश होता है, ठीक है। तो इसकी आंसर करने की कोशिश सभी प्यारे बच्चे करेंगे, जल्दी से बताएंगे, है ना। बोल रहा है कि किसी कण एक समान वृत्तीय गति में एक चक्र में लिया गया औसत त्वरण शून्य होता है, जल्दी से बताओ। चलिए अब देखते हैं, औसत त्वरण की बात करते हैं थोड़ा सा, है ना। मान लेते हैं एक चक्र में, ठीक है, आपको पता है कि ये जो अभिकेंद्र त्वरण होता है सदैव कहाँ पे होता है, वृत्त के केंद्र की ओर होता है। बोलो हाँ या ना, क्या होता है, सदैव वृत्त के केंद्र की तरफ अनुदिश होगा। सभी प्यारे बच्चों को ये बात पता है, सदैव वृत्त के केंद्र की ओर अनुदिश होगा। और जब ये वृत्त के केंद्र की तरफ अनुदिश होगा बेटा, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका मान जो है वो समय के साथ लगातार परिवर्तित होता है। क्या होता है, समय के साथ निरंतर बदलता रहता है ना, समय के साथ निरंतर बदल रहता है। तो एक पूरे चक्र में औसत शून्य सदिश ही तो होगा, क्योंकि जहां से हमने स्टार्ट किया वहीं पे लौट के आ गए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि एक पूरे जो चक्र के लिए है सभी सदिशों का परिणामी क्या होता है, शून्य सदिश होगा। कब, सभी सदिशों का परिणामी एक शून्य सदिश होगा। तो यहाँ पे भी वही बात लिखा गया है कि औसत त्वरण सदिश एक शून्य सदिश होता है। बात समझ में आई। हमने क्या बोला कि जो एक समान वृत्तीय गति में जो अभिकेंद्र त्वरण होगा वो सदैव केंद्र की तरफ दृष्टि होगा, इतनी बात आप सभी को पता है। और फिर इसका मान जो है वो समय के साथ लगातार परिवर्तित होता है। बात समझ में आई। इसका मान जो है वो समय के साथ लगातार चेंज होता है ना। तो जब ये लगातार परिवर्तित हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सभी सदिशों का परिणामी होगा, क्या होगा बेटा, सभी सदिशों का परिणामी होगा वो एक चक्र के लिए एक शून्य सदिश ही होगा। तो ये बात भी मेरे हिसाब से तो ट्रू लिखी हुई है, मेरे क्या दुनिया के हिसाब से भी ये बात ट्रू लिखी हुई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन की शुरुआत तो यहीं से होती है। चल बोल रहा है बेटा कि किसी कण की स्थिति r बराबर ये दिया हुआ, ठीक है। बोला समय t सेकेंड में है तथा सभी गुणकों में मात्रक r मीटर में व्यक्त हो जाए। कण का वेग और त्वरण निकालिए। t बराबर 2.0 पर कण के वेग का परिमाण तथा दिशा कितनी होगी। चलिए बढ़िया सा क्वेश्चन है। दिशा के लिए यार वेक्टर की बात मैं करूं, अगर मैं आपको याद होगा तो tan थीटा tan अल्फा बराबर vx अपॉन vy अपॉन vx, यही तो होगा। डायरेक्शन की बात तो करूंगा तो एकदम सिंपल है। और आपको पोजीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पोजीशन दिया है, वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो यार कैसे इंटीग्रेट करेंगे कि डिफरेंशिएट करेंगे। तो यार अपने फिजिक्स में आपको मैं दो बातें सिखाया हूं। अगर x दिया हुआ है, पोजीशन दिया है, अगर मैं dx/dt लिखता हूं तो ये क्या बन जाता है, वेग बन जाता है। अगर वेग दिया है, अगर मैं dv/dt लिखता हूं तो ये क्या बन जाता है, त्वरण बन जाता है। तो जाहिर सी बात मुझे एक ही चीज यहाँ पे समझ में आ रही है कि मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसका मुझे अवकलन करना पड़ेगा, तभी हमारी कहानी कुछ आसान हो पाएगी। और टाइम दिया है t बराबर 2.0 सेकेंड पर और दिशा कितनी होगी, ठीक है। चलिए तो पहली बात तो मैंने आपको क्या सिखाई वो बात आपको एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए, दिमाग में बैठी रहनी चाहिए। पहली बात क्या सामने आई
कि r दिया हुआ है ना, तो r बराबर आपको दिया हुआ है 3.0 t आई कैप माइनस 2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 4.0 के कैप। अब मैंने क्या बोला, इसको मैं t के सापेक्ष अवकलन कर दूं। क्या करूंगा मैं, t के सापेक्ष अवकलन जब करूंगा तो जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा dr/dt हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। अब कोई यह मत बोलना सर अवकलन करना सिखा दीजिए, पहली सीरीज मैथमेटिकल टूल्स की इसीलिए पढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिएगा t का 1 हो जाएगा तो 3 आई कैप, टी स्क्वायर का होता है 2t, है ना, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बोलो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4.0 हो जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट का 0, बताओ dr/dt क्या हो गया v, और यहाँ पे कितना 3.0 आई कैप माइनस 4.0 टी जे कैप हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मुझे असलरेशन मिलेगा dv/dt, ये हो गया 0 हो गया, और ये माइनस का कितना हो जाएगा 4 जे कैप, कितना हो जाएगा माइनस का 4.0 जे कैप हो जाएगा। बोलो क्या इतनी बात सभी प्यारे बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट बताएंगे। क्या इतनी सी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। अब बोल रहा है कि t बराबर 2.6 सेकेंड में कण के वेग का परिमाण, तो अगर असलरेशन से आपसे बोलता तो माइनस का 4.0 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाता। और वेग कितना आया 3.0 है, और यहाँ पे आई है माइनस 4.0 टी जे कैप है। अब आपसे बोला है कि 2 सेकेंड में, तो टी की जगह कितना ही रखेंगे बेटा 2 सेकेंड रखेंगे, और आपका आंसर आ जाता, ठीक है। कितना आंसर आता 3 आई कैप माइनस ये कितना हो जाता वेग का परिमाण, है ना, ये 4 इंटू 2 जे कैप हो जाता। और परिमाण कैसे निकालते आप लोग जल्दी से बताओ, ये तो पढ़ना, ये आता कितना, ये तो वेग आता डायरेक्शन में 8 जे कैप 8.0। परिमाण निकालने के लिए आप क्या करते 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, तो बताओ यहाँ पे 9 होता प्लस 64 होता, तो यहाँ पे 64 9 71 होता, √71 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाता। बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, सॉरी 64 9 कितना 73 होगा ना, 64 9 73। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब ये माइनस जे कैप क्या आ रहा है आपको, वो ऋणात्मक एक्सिस की बात कर रहा है भाई। एक तरफ ये प्लस जे होता है तो इधर क्या होता है माइनस जे भी तो होता है, अगर इधर आई है तो इधर माइनस आई होता है। बोलो क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। तो फटाफट इतनी बातें नोट कर लेंगे, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाँ थोड़ा सा जल्दी से नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में कोई दम नहीं, हम क्वेश्चन को यार निचोड़ तरीके से कर सकते हैं, जैसे मन हो वैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आशा करते हैं नोट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला कि 4.21 पढ़ो यार, है ना, 4.21 पढ़ो जल्दी से, बढ़िया क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करेगा क्वेश्चन आपको। बोला कि 4.21 कोई कण t बराबर 0 पर, है ना, पढ़ लीजिए थोड़ा सा 1 मिनट। कोई कण t बराबर 0 पर मूल बिंदु से 10 जे मीटर स्क्वायर, कितना है मूल बिंदु से 10 जे मीटर पर सेकेंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है, तथा एक्स वाई समतल में एक समान त्वरण दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद आपको बोल रहा है कि किसी क्षण कण का निर्देशांक 16 मीटर होगा, इस समय इसका y निर्देशांक क्या होगा। चलो मतलब आपको दिया है x 16 मीटर है तो y कितना होगा, है ना। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। फिर दूसरी बात भी इसमें पूछा है क्या यार, दूसरी बात क्या पूछ रहा है कि किसी क्षण कण की चाल, मतलब उस समय में कण की चाल क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, यहां से सॉल्व करते हैं हम लोग ना, मजा आएगा करने में। क्वेश्चन को पढ़ लिया, क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्योंकि इसको मुझे बोर्ड पे सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत लंबा यहाँ पे नहीं आएगा। देखो थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं क्वेश्चन में। बोला कि कोई कण t बराबर 0 पर, मतलब u की वैल्यू आपको दिया प्रारंभिक वेग 10 जे मीटर पर सेकेंड, है ना, ठीक है।
एक्स वाई समतल में एक समान त्वरण से चलता है, असलरेशन आपको दिया है 8.0 I प्लस 2.0 J मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ए और यू दिया है, बोल रहा है किसी क्षण x बराबर 16 है तो इस समय y निर्देशांक कितना होगा। देखो सबसे पहले तो एक ही आइडिया है, कुछ नहीं लग रहा। ए और यू दिया है तो ए बराबर मैं लिखूंगा dv/dt। क्या लिखूंगा मैं? ए बराबर मैं लिखूंगा dv/dt। फिर यहां से मैं dv बराबर लिखूंगा adt। क्या करूंगा? dv बराबर adt। फिर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा u से v तक। मैं इसको क्या करूंगा? समाकलन करूंगा u से v तक, मैं इसका समाकलन करूंगा। क्यों? क्योंकि अपने को यार कोई आइडिया नहीं है, एक्स वाई कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ही मुझे बनाना पड़ेगा, तभी मैं कंपैरिजन कर पाऊंगा, तभी मैं क्या कर पाऊंगा? कंपैरिजन कर पाऊंगा। जब ये वाली बात हो जाएगी फिर उसके बाद मुझे पता है वेलोसिटी इक्वल टू dr/dt होता है। बोलो हाँ या ना? v इक्वल टू क्या होता है? dr/dt। फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा, फिर मैं इंटीग्रेशन कराऊंगा, तो मुझे यहां से पोजीशन वेक्टर मिलेगा। और जब मैं पोजीशन वेक्टर मिलेगा तो मैं i और j से पहचानूंगा कि मुझे क्या मिला, x की 16 है कि y पे है। तो इतना काम ये कि रफली माइंडसेट कर लीजिए कि इतना काम मुझे क्वेश्चन में करना। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, ठीक है। आइए देखेंगे ध्यान से। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लिया। बोल क्या रहा था कि कोई भी कण है उसमें u जो है यार वो 10j मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, है ना। और असलरेशन की वैल्यू आपको कितना दी हुई थी बेटा? यहाँ पे दी हुई थी 10.0 I, 8.0 I कैप प्लस 2.0 J कैप। इतना आपको दिया हुआ है यार, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा था यदि x का निर्देशांक में 16 मीटर है तो y निकालना है, पहली बात ये, फिर उसके बाद चाल निकालना है, ठीक है। चलिए आइए इतनी सी बात करेंगे। बोल रहा है यू, देखो यहां पे लिखेंगे वी नो दैट, ध्यान से समझो यार। वी नो दैट हम जानते हैं कि, है ना, क्या जानते हो यार? a बराबर dv/dt होता है। बोलो हाँ या ना? इतनी सी बात सभी प्यारे बच्चों को पता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, dv बराबर adt हो जाएगा। अब a का मान रख, अब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 से v तक, 0 से t तक, है ना। तो यहां से मैं dv u से v, a की वैल्यू मैं रखूंगा। a की वैल्यू कितनी है? 8.0 I कैप और ये 2.0 J कैप dt हो जाएगा। बोलो इतनी सी बात समझ में आई? ये सारे कांस्टेंट टर्म है आगे, और dv का क्या हो जाएगा? v हो जाएगा u से v। बोलो 8.0 I कैप 2.0 J कैप dt का क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। तो यहां से v माइनस यू बराबर क्या मिल गया आपको? 8.0 I कैप 2.0 J कैप इंटू टी मिल गया। बोलो इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं है? आपको ये पहला स्टेप समझ में आया जो मैंने किया, है ना। ये आपका पहला स्टेप है। और यहां से v बराबर क्या मिलेगा? u प्लस 8.0 I प्लस 2.0 J कैप इंटू टी। ये काम कर सकते थे। और आपको u कैप की वैल्यू शायद क्वेश्चन में दी है ना। क्वेश्चन में शायद u कैप की वैल्यू आपको दिया था, है ना। अभी देखेंगे दिया होगा तो रखा जाएगा, ठीक। इतनी सी बात आपको पता हो गई कि v मिल गया मुझे, इसको समीकरण 1 मान लो, या तो और एक्सपेंड कर लो थोड़ा सा फिर मानो। ये हो जाएगा 8.0 t I कैप 2.0 t J कैप हो जाएगा। ये अब समीकरण 1 मानो, इसको छोड़ो, है ना। अब मुझे पता है, अब पुनः देखो, क्योंकि मुझे कंपेयर करना, स्थिति वेक्टर बनाना पड़ेगा। v इक्वल टू क्या होता है? dr/dt, है ना। तो यहां से dr इक्वल टू क्या हो गया? v dt। क्या हो जाएगा? dr इक्वल टू हो जाएगा v dt। अब इस v की वैल्यू रख दो यार, dr इक्वल टू क्या हो जाएगा ये बताओ? v dt की जगह ये कितना हो जाएगा? u प्लस 8.0 t I कैप, ये 2.0 J कैप इंटू टी, है ना। और इंटू में क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। ये कहाँ 0 से r करूंगा, 0 से t करूंगा, है ना। 0 से r करूंगा, 0 से t करूंगा इंटीग्रेट। फटाफट बताना यार, क्या इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं है? अब बताना, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। आओ देखते हैं, चलो थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखना थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान है, उम्मीद से ज्यादा आसान है।
और डी आर का आर हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब कोई ये मत बोल देना यार कि सर इंटीग्रेशन नहीं समझ में आ रहा, डिफरेंशिएशन नहीं, पूरा पढ़ा चुका हूँ, जाके देखना पुराने वीडियोस में, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो, ये यू डी टी हो गया, मतलब ये यू टी बन गया, प्लस 8.0 टी का मतलब टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। टी डी टी का मतलब यहां से देखो, ये टी डी टी बनेगा, ये टी बाई 2 और टी बाई 2 हो जाएगा, और ये आई कैप प्लस इसका देखो 2 हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, है ना, जे कैप हो जाएगा। ये तो अपना इंटीग्रेशन हो गया, है ना। तो आर बराबर अपने को ये मिल गया, ठीक है, आर बराबर अपने को ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर यू की वैल्यू आपको दिया था शायद क्वेश्चन में, कितना दिया था देख लो, यू की वैल्यू 10 जे दिया है ना, यू की वैल्यू 10 जे दिया, तो यहाँ पे रख लो 10 इंटू टी जे कैप प्लस ये हो जाएगा 2 4 जा तो 4.0 टी स्क्वायर आई कैप, अब ये हो जाएगा टी स्क्वायर जे कैप। बोलो इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? आर की वैल्यू ये हो गई, फटाफट बताना, आर की वैल्यू ये हो गई ना। चलो आर की वैल्यू ये हो गई। अब यहाँ पे देखो आर बराबर, थोड़ा सा अगर मैं ध्यान लगाऊं कि अपने को दिया था x बराबर 16 और x का मतलब क्या होता है, आई कैप होता है। बोलो हाँ या ना, सभी प्यारे बच्चों को इतनी बात पता है कि यार x का मतलब क्या होता है, आई कैप होता है। यार यहां से देखो ये हो गया 4.0 टी स्क्वायर आई कैप हो गया, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10t प्लस टी स्क्वायर और जे कैप कॉमन ले लो। अगर मैं कंपैरिजन करूं, ये जो पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे बराबर 4.0 टू स्क्वायर आई कैप, ये हो जाएगा 10t प्लस टी स्क्वायर जे कैप, है ना। अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूं तो आपको देखो एक बात यहाँ ये समझ में आ रही है कि x का कंपोनेंट 4t स्क्वायर है ना, और y का कंपोनेंट 10t प्लस टी स्क्वायर, मतलब x बराबर 4t स्क्वायर है। तो यहां से बताना x की वैल्यू दिया था 16, तो 16 बराबर कितना 4t स्क्वायर, और t बराबर कितना आ गया 2 सेकेंड आ गया यहाँ से। अब y कोऑर्डिनेट पूछा था आपसे, देखो y कोऑर्डिनेट पूछा था, ये कितना हो जाएगा 10t प्लस टी स्क्वायर, है ना। तो y बराबर 10t मतलब 10 इंटू 2 प्लस 4 कितना हो गया 20 4 24 हो जाएगा, 24 मीटर, कितना आ गया 24 मीटर आ जाएगा y कोऑर्डिनेट। और यही आपसे आंसर में पूछा था, तो फटाफट नोट करेंगे, थोड़ा सा मिनिमाइज करो जल्दी से, सभी बच्चे नोट कर लेंगे। यहाँ तक तो हो ही गया था, ठीक है, देख लेंगे एक बार, जहां पे डाउट्स होगा फिर उसको आप क्लियर करेंगे, ठीक। चलिए जल्दी से बात करेंगे। चलिए इतनी सी बातें हो गई ना। अब आपसे दूसरी बात क्या पूछा था इस क्वेश्चन में, देख लो यार, दूसरी बात क्या पूछा, हाँ, इस क्षण इसकी चाल कितनी होगी, मतलब t बराबर 2 सेकेंड पे चाल, है ना, एक मिनट, t बराबर कितने 2 सेकेंड पे, t बराबर 2 सेकेंड पर चाल पूछा है। चलो तो आपको याद आया होगा v बराबर u प्लस 8.0 टी आई कैप 2.0 टी जे कैप आया था। बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई थी। और यहाँ पे u की जगह दिया था 10j प्लस ये हो जाएगा 8.0 टी आई कैप प्लस 2.0 टी स्क्वायर था कि टी था, एक बार क्वेश्चन में देखेंगे पीछे जल्दी से, टी था ना शायद, हाँ 20tj वाला इक्वेशन देख लेना, 2.0 tj। अब इन दोनों को देखो एक साथ रख लो, 8.0 ti और ये हो जाएगा 12.0, ना यहाँ पे t नहीं है, यहाँ पे t नहीं है, 10 प्लस 2.0 टी जे कैप हो जाएगा। देखो यहाँ से 8.0 इंटू 2 आई कैप, यहाँ पे 10 प्लस 2.0 इंटू 2 जे कैप, मतलब ये हो गया 16 आई कैप प्लस 14 जे कैप।
अब ये तो वेलोसिटी हो गया, मैग्नीट्यूड पूछा है 16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। बताओ जल्दी से, क्या बात क्लियर है? बताओ 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 और 14 का स्क्वायर पता है आपको। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे, क्या इतनी चीजें क्लियर हो चुकी कि नहीं हो चुकी, फटाफट बताएंगे बेटा। चलिए, क्या इतनी सी बातें क्लियर हो चुकी है? आइए तो चलिए नोट करेंगे, ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देख रहे हैं तो क्वेश्चन यार बिल्कुल आसान है ना, कुछ मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं पड़ रही, बस जितने कॉन्सेप्ट सिखाया यार उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और हम लोग के क्वेश्चन में कहीं भी गलतियां नहीं हो पा रही। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये तो लाजवाब क्वेश्चन है यार, है ना, ये वाला क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन बोला है 4.22, देखो है ना, आई व जे क्रमशः एक्स व वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है। सदिश आई प्लस जे, आई माइनस जे का परिमाण तथा दिशा क्या होगा? सदिश ए प्लस 2i प्लस 3j के आई प्लस जे व आई माइनस जे के अनुदिश घटक निकालिए। आप ग्राफी विधि का उपयोग कर सकते हैं, है ना, ग्राफी विधि का उपयोग करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे मैथमेटिकल मेथड से भी सिखा सकता हूँ, कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखेंगे, बोल रहा है कि सबसे पहली बात आई व जे एक्स सदिश एकांक सदिश है, कोई दिक्कत नहीं। आई प्लस जे और आई माइनस जे का परिमाण व दिशा क्या होगी, है ना, आपको मैंने पहले ही बताया था, दिशा के लिए आप tan थीटा बराबर ए वाई अपॉन ए एक्स, या तो ऊपर y कंपोनेंट होता है नीचे x कंपोनेंट, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात होती थी। ठीक है, इतनी बात पता है। और परिमाण आपको निकालना है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए a मानूं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए b मानूं, तो a का मॉड कितना आएगा बोलो √2, और b का मॉड भी कितना आएगा √2 आ जाएगा, और ए वाई पे कितना है 1 है, और बी वाई पे कितना है 1 है, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर 1 है, तो थीटा बराबर 1 में 45 डिग्री धनात्मक की तरफ आएगा, है ना, और 1 में 45 डिग्री ऋणात्मक की तरफ आ जाएगा। क्यों वहां पे निगेटिव की तरफ आएगा? क्योंकि वहां पे एक का कंपोनेंट -1 होगा, तो 1/1 -1 हो जाएगा, तो एक का पॉजिटिव में और एक का निगेटिव में। ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमने आराम से दे दिया, इसके लिए मेरे को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं हुई। चलो फटाफट इतनी बातें नोट करो, फिर पार्ट 2 पे चलते इसके, है ना, जल्दी से देखेंगे। अगर आपके बेटा कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है तो क्वेश्चन करने में हमको बिल्कुल भी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ रही। मैं साइड हूं, जल्दी से नोट करेंगे इसको। चलिए चलिए आइए देखते। अब बोल क्या रहा है, दूसरा पार्ट घटक निकालना, है ना, मतलब 2i प्लस 3j का, है ना, पहले हम एक बार i प्लस जे के सापेक्ष देखेंगे और फिर एक बार हम i माइनस जे के सापेक्ष देखेंगे। तो यार अपने को पता है a डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, है ना, a डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे a डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, a कॉस थीटा डॉट इंटू बी हो जाएगा, है ना, a कॉस थीटा इंटू बी हो जाएगा। तो यहाँ से a कॉस थीटा, बताओ यही तो घटक होगा, a कॉस थीटा a डॉट बी अपॉन बी हो जाएगा। तो बोलो क्या यहाँ पे आप बिल्कुल आसान से, मतलब a आप ये है, आपका a सदिश ये हो जाएगा, b सदिश ये हो जाएगा, और सेम उसी तरह देखो दूसरे वाले में भी क्या करना है, a डॉट बी अपॉन बी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस वाला हो जाएगा, मतलब एक में 2i प्लस 3j होगा और एक में i माइनस जे होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बोलो, a डॉट ये वेक्टर a बनेगा, ये वेक्टर b बनेगा। इतना सा काम आपको करना था। फिर इसके बाद यूनिट वेक्टर निकालेंगे, दोनों का क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो पहले इतना काम कर लो, है ना, चलो पहले इतना काम करो, एक एक करके दिखाता हूँ, दूसरा पार्ट अपने से करेंगे आप। a कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, a डॉट बी बताओ, 2 1 जा 2 हो गया, प्लस
3 अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 5/√2 हो गया। बोलो a cos थीटा बराबर क्या हो गया 5/√3। ये तो घटक आ गया हमारा क्या सदिश a का सदिश b के दिशा में घटक का परिमाण है ना। a का b की दिशा में घटक a का b की दिशा में घटक a cos थीटा हो गया। अब दूसरा काम भी आप ऐसे करो देखो। अच्छा इसका एकांक सदिश में आपसे पूछूं तो कितना आंसर आएगा। अगर मैं बोलूं i प्लस जे क्या सदिश एकांक सदिश बताओ क्या हो जाएगा वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। जल्दी से बताओ यही तो बताओगे ना। एकांक सदिश क्या है i प्लस जे क्या अनुदिश। अगर इसी क्वेश्चन में पूछे i प्लस जे कैप अपॉन √2 यही तो है। फेंक देना उखाड़ के आंसर। बोलो क्या इसमें कोई मेहनत वाली बात थी। और दूसरा क्वेश्चन भी आप ऐसे ही कर सकते थे। दूसरे में बस आपको a डॉट बी अपॉन नीचे क्या आएगा √2 ही आएगा। बोलो तो वहां पे कितना आ जाएगा वहां पे आपका 5 कितना आ जाएगा। बोलो वहां पे i माइनस जे है ना। तो यहाँ पे देखो जब ये वाला आप सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 -3 तो 2 - 3 अपॉन में √2 तो ये -1/√2 आएगा। बोलो हाँ या ना। यहाँ पे -1/√2 आ जाता। बताइए इतनी चीजें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई यार। तो बस ये -1/√2 हो जाता। बस इतना सा काम करना था। फटाफट नोट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता। चलिए अगला क्वेश्चन 4.23 देखेंगे। ठीक जिन बच्चों का हो जाया करे वो लोग क्वेश्चन पे फोकस क्या करो आगे वाले क्वेश्चन पे। ठीक है 2 क्वेश्चन और बचे हैं उनको खत्म करके फिर हम लोग क्लास की कहानी को खत्म करेंगे। ठीक है चलिए तो एनसीईआरटी आपके हाँ मैंने केवल 2 लेक्चर में खत्म करा दिए। ठीक है चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगर आप देख रहे हैं बेटा कि अगर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक पा रहा। तो यही काम करना है सभी मेरे प्यारे बच्चों के। यार सबसे पहली बात आती कॉन्सेप्ट को प्रायोरिटी देंगे है ना। पहले समझेंगे लेकिन जब मैं समझाता रही तो लिखने में भी जी रहे तो लाओ नोट कर लेने छूट ना जाए है ना। तो परेशान मत हुआ करो। बोला कि किसी दिक स्थान पर एक स्वैच्छ गति के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। बेटा स्वैच्छ गति क्या होती है जिनमें हम लोग सिंपली बात करते हैं औसत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं औसत की बात करें। जैसे औसत त्वरण पूछ लिया तो कुल वेग परिवर्तन बटे कुल समय है ना। कुल वेग परिवर्तन बटे कुल समय ये हो गया। जैसे औसत चाल पूछा कुल दूरी बटे कुल समय। वहां पे कोई गति के समीकरण लगाने की जरूरत ना पड़े तो ऐसे गति को हम लोग बोलेंगे स्वैच्छ गति वाले समीकरण का यूज कर सकते। जैसे पहले में देखो पहला वाला तो 1/2 कुल दूरी बटे कुल समय का फॉर्मेट तो बन नहीं रहा। तो पहला वाला तो असत्य है। पहला क्या है यार फॉल्स है। दूसरा आप देख रहे हैं वी एवरेज कुल विस्थापन बटे कुल समय तो ये सही हो गया। दूसरा वाला सत्य है। आप तीसरा देखेंगे ये गति का समीकरण है ये एक समान त्वरित गति के लिए है। किसके लिए है एक समान त्वरित गति के लिए है ये सब। तो ये तो हो नहीं सकता। तीसरा भी गलत हो गया। चौथा आप देख रहे हैं ये भी एक समान त्वरित गति का ही समीकरण है। ये भी क्या है एक समान त्वरित गति का ही समीकरण है। और ये आप देख रहे हैं कुल वेग परिवर्तन बटे कुल समय तो ये वाला सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 तथा 5 सत्य हैं। 2 तथा 5 सत्य हैं। बाकी पहला तीसरा और चौथा क्या है असत्य हैं। पहला दूसरा और चौथा पहला तीसरा और चौथा असत्य हैं क्योंकि ये एक समान त्वरित गति के लिए सत्य माने जा सकते हैं। बताओ क्या सिंपल सी परिभाषा थी इसकी। चलो फटाफट नोट करेंगे यार। फिर 4.24 पे चलते हैं जल्दी से नोट करेंगे। फिर 4.24 पे चलते हैं। ठीक है आइए अगला क्वेश्चन 4.24। चलो इसका तो आंसर यार आप पलक झपकते आंसर दे सकते हो है ना। पलक झपकते आंसर कर सकते हो बिना किसी मेहनत के इसका आंसर किया जा सकता है। बोला कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा कारण एवं उदाहरण से उत्तर बताइए कि क्या ये सत्य है असत्य है। अदिश राशि वह है जो किसी प्रक्रिया में संरक्षित रहती है। पहला बात है। अच्छा एक बात हम लोगों ने पढ़ा था कि ऊर्जा जो है ना ऊर्जा जो है अदिश राशि है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझूं ऊर्जा कैसी राशि अदिश राशि है। लेकिन अप्रत्यास्थ संघट के समय है ना अप्रत्यास्थ संघट मतलब इनइलास्टिक कोलिजन के समय
वो संरक्षित नहीं रहती है। तो क्या ये भैया गलत हो गया कि नहीं हो गया? संरक्षित नहीं होती, लेकिन हमने पढ़ा है ऊर्जा एक संरक्षित राशि है। लेकिन जब इनइलास्टिक कोलिजन होता है या तो 2 डायमेंशनल कोलिजन होता है तो उस टाइम में अप्रस्तात संघट के समय किसी निकाय की ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है। तो इसी को मैं बोल दिया कि भैया ये गलत स्टेटमेंट है। क्या है? ये गलत स्टेटमेंट है और सरासर गलत बात लिखी हुई है, क्योंकि जब मैं इनइलास्टिक कोलिजन को डिस्कस करता हूं तो वहां पे ये राशियां संरक्षित नहीं पाई जाती हैं। अब देखेंगे दूसरा, कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं। अदिश राशि वो है कि कभी ऋणात्मक नहीं होती है। बताइए क्या ये बात सही है कि गलत है? अच्छा एक बात बताना, ताप कैसी राशि है? ताप एक अदिश राशि है, बोलो हाँ या ना। और ताप में -10 डिग्री सेल्सियस -20 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं होता? ईमानदारी से बताना। तो क्या ये असत्य है कि नहीं है? जल्दी से बताओ। ताप एक अदिश राशि है लेकिन वो ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो 2 बात तो हमने गलत सीधे कर ली। विमाहीन होती हैं, भैया गलत है, गलत है। मतलब सभी अदिश राशियां विमाहीन नहीं होती। जैसे घनत्व बताओ, अदिश राशि है, घनत्व की विमा ml-3 होती है कि नहीं होती? यहीं से एग्जांपल से समझ लो, एक एग्जांपल काफी है समझने के लिए। जैसे बोल रहा है कि सभी अदिश राशियां क्या है? विमाहीन होती है, मतलब उनका कोई मात्रक ही नहीं होता, उनका कोई विमाहीन होता है। इसी बात गलत है, क्योंकि जैसे घनत्व देखो ml-3, समय देखो t हो गया, ठीक है। तो इन सब की विमाएं भी होती हैं, ठीक है। चलो अगले पार्ट पे चलते हैं। डी वाला देखो, किसी स्थान पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच नहीं बदलती हैं। क्या बोल रहा है? किसी स्थान पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच नहीं बदलती है। भैया ये बात तो गलत है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान बिंदु तक जाने में आप देखो घनत्व परिवर्तित हो सकता है, तापांतर में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो ये भी बात मेरे लिए सरासर गलत है। चौथा, उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है चाहे अक्षों से विन्यास भिन्न भिन्न क्या हो। बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो अदिश है वो अक्षों के विन्यास पर निर्भर नहीं करती। अदिश अक्षों के अभिविन्यास पर निर्भर नहीं करती, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, विन्यास पर निर्भर नहीं करती है। तो भैया 4 गलत 1 सही, मतलब 4 गलत 1 सही। ये बात क्या लिखी है? सत्य लिखी है। जैसे द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, इन सब अक्षों के अभिविन्यास पर निर्भर ही नहीं करते। तो आपके 4 गलत 1 सही हो गए, ठीक है। चलिए 4.25, ठीक है। अब देखिएगा, कोई वायुयान पृथ्वी से 3400 मीटर 30 डिग्री अवलोकन बिंदु पर वायुयान की 10 सेकेंड की दूर स्थितियां 30 डिग्री का कोण बनाती है। वायुयान की चाल क्या होगी? चल यार, ये तो मुझे लग रहा है कि हाइट एंड डिस्टेंस जैसा कुछ सवाल हो गया है ना। हाइट एंड डिस्टेंस जैसा कुछ सवाल हो गया। चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। यहीं से निकाल सकते हैं, और कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। आपने ऊंचाई तथा दूरी पढ़ा है ना, हाइट एंड डिस्टेंस, वही का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ये कोई हाइट है 3400 मीटर की ऊंचाई, मतलब ये जो है 3400 मीटर, ये 30 डिग्री है। तो अगर मुझे ये पता चल जाए, दूरी पता चल जाए, तो मैं चाल निकाल लूंगा, क्योंकि समय तो अपने को दिया है 10 सेकेंड। बोलो हाँ या ना। यही बोल रहा अवलोकन बिंदु पर, है ना। 30 है, बताओ ये 3400 मीटर ऊंचाई दिया है, और tan थीटा बराबर क्या होता है बताओ? हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो ये हो जाएगा 3400, और tan 30 1/√3 BC अपॉन 3400, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना, BC बराबर 3400/√3, डिवाइड कराओ, देखो कितना आ रहा है। BC बराबर 3400/√3। अच्छा इधर कर दूं क्या? नहीं दिख रहा हो, चलो इधर कर देता हूं, है ना। यहाँ करके दिखा देता, उधर शायद आपको नहीं दिख रहा था, ठीक है। देखो ये बोल रहा है ऐसा कुछ कंडीशन, ये 30 डिग्री बना रहा है, ये दूरी है और ये ऊंचाई दिया है 3400 मीटर। tan थीटा लगाओ, BC अपॉन 3400 हो जाएगा। tan 30 मतलब 1/√3, और BC अपॉन 3400 हो जाएगा। BC बराबर 3400/√3। दूरी मिल गई। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल ही पूछा है। दूरी कितना है? 3400/√3, समय कितना है 10।
तो ये 3400 √3 की वैल्यू 1.7 √2 × 2, तो 3400 हो गया और ये 17.32 है ना। सॉल्व कर लेंगे चाल पता चल जाएगी, सॉल्व कर लेंगे चाल पता चल जाएगी और आंसर आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा आज से आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल खत्म, एडिशनल बचे हुए हैं, आप उन्हें कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो बताएंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो अपने सिलेबस में है हमें इतनी सी बातें जानना था, क्योंकि ये एडिशनल आपके जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन है, आप चाहेंगे तो मैं अगली क्लास में उसे भी करा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को कर लिए हैं खत्म। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय सी यू। ठीक है।